हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है रेस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालय। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 एनवायरमेंट के पार्ट से। टॉपिक कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड अभी जो रिसेंट में हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम में जो डिजास्टर्स आए हैं और इंडियन हिमालयन रीजन को ध्यान में रखते हुए नहीं बन रहे हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको अगर नहीं ध्यान में रखेंगे, जिस तरीके की वहाँ के लैंडफॉर्म्स है उस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे, उसकी फ्रेजिलिटी को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो इस तरीके के फ्यूचर में भी और डिजास्टर आएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज एडिटोरियल में, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये सारी चीजें आज के एडिटोरियल में पढ़ेंगे। अभी रिसेंट में एनवायरमेंटल डिवास्टेशन हुआ हिमालयन स्टेट्स में, जिसमें था हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। और फिर जब ये सारे डिवास्टेशन हुए, जब नेचुरल कैलामिटी जो कि इनडायरेक्टली मैनमेड थी, तो बात आई कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन। कैरिंग कैपेसिटी किसी भी रीजन की होती है कि वो कितना बर्डन झेल सकता है। अगर वहां पर 4 लेन हाईवेज बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्या वो उस चीज को बेयर करने के लिए रेडी है वो प्लेस, वो लैंड, या नहीं रेडी है। ये है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पर जो भी हम बात करेंगे कैरिंग कैपेसिटी, वो लैंड की बात करेंगे, इंडियन हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंडिया के सामने एक पिटीशन आई और इसे फाइल किया था एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा यूनियन गवर्नमेंट से कि वो सजेस्ट करें कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अगर अब बात आ रही है जिस तरीके से कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन IHR की, जिसमें इंक्लूड होते हैं वहाँ के टाउन्स एंड सिटीज, जो इंडियन हिमालयन रीजन के टाउन्स और सिटीज हैं, उसकी यूनियन गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है स्पेसिफिकली, उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा कि डायरेक्टर ऑफ जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट लीड करें और असेस करें कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल 13 हिमालयन स्टेट्स एंड यूटीज। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वही डिटरमाइन भी करे इस बेसिस पर, कैरिंग कैपेसिटी के बेसिस पर, इनका फ्यूचर में यहाँ पर कितने डेवलपमेंट होना पॉसिबल है। एफिडेविट में और भी चीजें लिखी कि टेक्निकल जो सपोर्ट है उसका एक ग्रुप बनाया जाए, जिसमें नॉमिनीज उन्होंने दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में एस्टैब्लिश्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट एंड नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इन सारे इंस्टीट्यूशन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इसके आगे एफिडेविट में सजेस्ट किया कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेंगे, और उसमें है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मेंबर सेक्रेटरीज एंड नॉमिनीज होंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB के। ये सारे लोग भी मेंबर्स होंगे। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट से कि वो डायरेक्ट करे हिमालयन स्टेट और यूटीज को कि वो एक कमिटी बैठाएं और जिसे हेड करें चीफ सेक्रेटरी ऑफ पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट। लाइक अगर यहाँ एग्जांपल ले लें उत्तराखंड की, तो वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कमिटी को हेड करें। तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और भी जितने इंडियन हिमालयन रीजन्स हैं, और इसके साथ मेंबर्स भी हों। चीफ सेक्रेटरी को जो अप्रोप्रिएट लगते हैं उन्हें उसका मेंबर बना ले। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है किसी रीजन की, एक टेक्निकल टर्म है। किसी भी रीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बेस्ड ऑन मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो वहाँ पे रह रही है, वहाँ का इकोसिस्टम क्या है या एनवायरनमेंट क्या है जो सस्टेनेबली सपोर्ट कर दे ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन और हार्म टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओवरऑल हेल्थ। अगर
कैरिंग कैपेसिटी की बात कर इजी करके इसको समझें तो वहाँ का अगर सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए हिमाचल प्रदेश का, और वहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो रोड का, तो अगर वहाँ का रोड प्रोजेक्ट्स वहाँ पे या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कोई चल रहे हैं, रोड या हाइड्रो प्रोजेक्ट कुछ भी अगर चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए हिमाचल प्रदेश का, और यहाँ पर एक रोड या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब ये जब रोड प्रोजेक्ट चल रहा था तो तोड़ फोड़ जो भी हुई, जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से कोई भी डिजास्टर नहीं आया। वहां पर नॉर्मल सब कुछ रहा, डिजास्टर नहीं आया, तो ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी जो है वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उसको कोई हार्म नहीं हुआ, वहाँ के एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं हुआ, वहाँ पे नेचुरल जो रिसोर्स है वो डिग्रेड नहीं हुए, ओवरऑल हेल्थ नहीं डिग्रेड हुई किसी की, तो ठीक है। वहाँ का नेचर भी ठीक है, किसी भी तरीके की कोई कैलामिटी नहीं आई, तो ये रोड प्रोजेक्ट सही था। कैरिंग कैपेसिटी है, इस रोड को बना सकते हैं आप। लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर जब बन रहा था तो वहां पर लैंडस्लाइड आ रहे हैं, वहां पर अर्थक्वेक्स बहुत आ रहे हैं, वहां पर और कोई दूसरी नेचुरल कैलामिटीज बहुत आ रही है, तो डिजास्टर आ रहे हैं, तो ये वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी पे बर्डन है। वहाँ के जो लैंड है वो इसको इस प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं करता कि वहाँ ये प्रोजेक्ट बने। अगर बनते हैं तो इस तरीके के डिजास्टर्स और फ्यूचर में आ सकते हैं। तो ये था कैरिंग कैपेसिटी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें मैनेज कैसे करना है बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। क्योंकि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, मतलब हम जो कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, हम बनाते रहते हैं, नेचर से छेड़छाड़ तो हम कर ही रहे हैं, तो अगर ये बैलेंस नहीं बना नेचुरल, अगर नेचर से हमने बैलेंस बना के नहीं रखा नेचुरल इकोसिस्टम से, तो क्या हो जाएगा एट द एंड। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ हो रही हैं, रोड समझिए, सपोज रोड बन रही है और उसमें वहाँ के नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसको ध्यान में नहीं रखा गया, उसको प्रिजर्व करने का नहीं सोचा गया, तो लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबिलिटी है उस पर्टिकुलर प्लेस की वो नहीं रह जाएगी, सस्टेनेबल नहीं रह जाएगा, लॉस हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इस वजह से ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल इकोसिस्टम का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही के लिए। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रिगार्डिंग ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें कि यूनियन गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिए, तो ऐसा नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि पूरी तरह से डेवलपमेंट हो। IHR मतलब इंडियन हिमालयन रीजन का कुछ उसमें है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम 2010, इंडियन हिमालयाज क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, और रिसेंट में गाइडलाइन आई थी कैरिंग कैपेसिटी इन द IHR, और वो सर्कुलेट हुई थी 30 जनवरी 2020 में। एक रिमाइंडर भी आया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का May 19, 2023 दिस ईयर ओनली, जिसमें इन्होंने बात कही थी कि जो स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली इन्होंने बात किया था इंडियन हिमालयन रीजन की, अगर वो गाइडलाइन को नहीं देख रहे हैं, नहीं फॉलो कर रहे हैं, और अगर उन्होंने गाइडलाइन में एक रिमाइंडर आया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का May 19, 2023 में, और उन्होंने स्टेट से कहा था, सारे स्टेट से कहा था कि वो एक स्टडी कंडक्ट करें। अगर वो नहीं करते हैं तो एटलीस्ट वो सबमिट करें एक्शन प्लान, जो कि कैरिंग कैपेसिटी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यहाँ पे कोर्ट का क्या रोल है, कोर्ट को क्या इंश्योर करना है। पहले के जितने इनिशिएटिव्स रहे हैं सिंस जनवरी 2020 गाइडलाइन, हार्डली कोई प्रोग्रेस हुआ है इस एरिया में। रीजन क्लियर है, कोई भी रिपोर्ट नहीं है, किसी भी स्टेट्स ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है। अब रिपोर्ट नहीं है तो एक्शन प्लान कैसे प्रिपेयर होगा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ देयर पर्टिकुलर रीजन को लेकर। तो ये एक शॉर्टकमिंग्स हैं। और फेलियर क्यों रहा पहले, अगर हम देखें कि पास्ट में जो फेलियर रहा है उसके टू मेजर रीजंस थे। रिकमेंडेशंस थी मिनिस्ट्री की कुछ ग्रुप बनाए जाएं, और रिकमेंडेशन थी मिनिस्ट्री की कि ग्रुप फॉर्म किया जाए। तो ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। क्यों फ्लॉ था? जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इन सारे हैवॉक के, डिवास्टेशन के, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो वही बात हो गई, चोर को कह दिया जाए कि तुम ही फैसला कर लो अपने जुर्म का, तो वो क्या करेगा। तो इसी तरह की सिचुएशंस बन गई। अब फोकस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, अभी फोकस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए। अभी फोकस क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जिसमें एक लार्जर कैनवास पे चीजें देखें
स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैरिंग कैपेसिटी की और प्रोसेस जो पीपल सेंट्रिक हो। अगर लार्जर स्पेक्ट्रम में कोई चीज हम देखते हैं तो बेटर समझ में आती है। और यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालयन रीजन, क्योंकि डिवास्टेशन वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के उस तरीके के इकोसिस्टम है। और फिर सेकंड है पीपल सेंट्रिक, क्योंकि लोग वहाँ रह रहे हैं तो सबसे पहले जो लोग रह रहे हैं उन्हें वो डिजास्टर फेस करना पड़ रहा है। कोई भी घटना, कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर आ रहे हैं। तो लोगों को पीपल सेंट्रिक बनाना बहुत ज़रूरी है और इन्वायरमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंट अपना बदला अलग तरीके से हमसे ले लेता है। तो सजेशंस क्या है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने जो सजेशन दिया उस सजेशन में उन्होंने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया, वो है जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट। और जो पार्ट है वो है टेक्निकल ग्रुप, और जो पार्ट है और जो है इसके पार्ट वो है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बस एक टेक्निकल ग्रुप की तरह हैं और टेक्निकल ग्रुप की ही तरह वो सपोर्ट कर सकते हैं। लगभग जितनी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं, अपने अपने डोमेन में वो स्पेशलाइज हैं। उनको इक्वल पार्टनर बनाना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। अगर सजेशंस को इंक्लूड करें तो जितने आईएचआर स्टेट्स हैं, अगर सजेशंस हैं कि इंक्लूड करना है सारे ही आईएचआर को, और ये रेलिवेंट है और डिजायर्ड भी है। सिर्फ मेजर कर लेना कैरिंग कैपेसिटी किसी टाउन या सिटीज की पॉइंटलेस होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई रोड नेटवर्क है हिमालयन स्टेट में और वो एकदम से सेटलमेंट भी वहां पे कर देता है, क्योंकि रोड नेटवर्क रीजन होता है कि लोग फिर उस जगह पर, उस पर्टिकुलर प्लेस पर बेटर कनेक्टिविटी की वजह से चले जाते हैं। तो पूरा जो रीजन है वो यहाँ पे एग्जाम्पल है रोड नेटवर्क का। अगर कोई हिमालयन स्टेट में एक बेटर रोड कनेक्टिविटी हो जाती है तो ऑफकोर्स वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। इसी वजह से पूरे ही रीजन को फोकस में लेना जरूरी है टॉप कोर्ट को। इसी वजह से टॉप कोर्ट की प्रायोरिटी होना चाहिए कि वो पूरे ही रीजन को फोकस में ले, कंसिडरेशन में अपने ले। एम्फेसिस होना चाहिए सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ हिमालयन स्टेट एंड फोकस होना चाहिए करंट इंक्वायरी। जो एम्फेसिस होना चाहिए सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ हिमालयन स्टेट, लेकिन और इसके साथ फोकस होना चाहिए करंट इंक्वायरी पे। लेकिन अभी क्या है, फोकस है कैरिंग कैपेसिटी फॉर द सस्टेनेबल पॉपुलेशन फॉर द डिफरेंट हिमालयन स्टेट। ये अलग अलग हिमालयन स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन सजेशंस है कि सारे ही हिमालयन स्टेट को देखें, क्योंकि सब ही फ्रेजाइल हिमालयन स्टेट हैं। तो उनका जो इकोसिस्टम है, उनका जो लैंड है वो कंपैरेटिवली प्लेन के फ्रेजाइल है। वाइडर और लॉन्गर टर्म में जरूरत पड़ेगी एसेस करने की ओवरऑल सस्टेनेबल कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट सारे ही स्टेट की, जिसमें सारे बायोलॉजिकल स्पीशीज, फूड, हैबिटेट, वाटर, जिसमें इकोलॉजी और एग्रीकल्चर भी आएंगे। एक्सपर्ट कमेटी से कहना चाहिए कि वो फोकस करें सोशल एस्पेक्ट एंड पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। अगर हम आईएचआर में रहने वाले लोगों पे फोकस करें, वहाँ के रेसिडेंट ऑफ पॉपुलेशन पे फोकस करें, जो लोग रह रहे हैं टाउन्स या विलेजेस में, तो एक्सपर्ट कमेटी इम्पोर्टेंस देना चाहिए जो लोग आईएचआर के टाउन्स और विलेजेस में रहते हैं, जो वहाँ की रेसिडेंट पॉपुलेशन है। एक्सपर्ट कमेटी ब्यूरोक्रेटिक या टेक्निकल ग्रुप नहीं बन सकती है वहाँ की। एटलीस्ट कमेटी जो बन रही है उसमें 1/3 जो मेंबर हो वहाँ के सिटीजन हो, जो रिप्रेजेंट करें अपने पर्टिकुलर स्टेट को, क्योंकि उन्हें उस पर्टिकुलर अपने स्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से पता है और सोल्यूशन भी ज़्यादा बेहतर शायद वही लोग दे पाए। तो उस रिप्रेजेंटेशन में पंचायत या और भी कोई अर्बन लोकल बॉडीज से लोगों को ले लें एज ए मेंबर। अगर इवैल्यूएट करना है सोशल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी तो उसके लिए जरूरी है कि एक्सपर्ट कमेटी डायरेक्ट करे सारे ही पंचायत समिति को, म्यूनिसिपैलिटीज को, कि वो प्रेजेंट करें रिकमेंडेशन और उनको कंसिडरेशन में लेना है पॉपुलेशन सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया को, और वो क्राइटेरिया वेल एस्टेब्लिश्ड हो और वो सर्कुलेट हो जाए इमीडिएटली सारे ही लोकल गवर्नमेंट सेंटर में। किसी को भी ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे सामने एक 4 वार्निंग आ गई है कंसर्न पीपल को लेकर। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड जो 4 लेन हाईवेज प्रोजेक्ट्स हैं
IHR इंडियन हिमालयन रीजन में, और वो किस तरीके से डिवास्टेटेड हो केस बन गया, स्पेशली यहाँ पे केस है सिक्किम का वहां पर, और का रिजल्ट क्या हुआ ये भी हमारे सामने है। तो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले, इसके पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किसी भी एरिया का बहुत जरूरी है बिफोर एनी प्रोजेक्ट। और ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धांधली ना हो जाए, यहाँ पे कुछ लूप होल्स ना आ जाए, यहाँ पे कुछ गलती ना हो जाए कि बस एक इसको मेयर फॉर्मेलिटी करके और अपना प्रोजेक्ट बना ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये अच्छे से होता है तो किसी प्रोजेक्ट बनने के बाद किसी का भी किसी पॉपुलेशन का या उस एनवायरनमेंट का कोई लॉस नहीं होगा। लोगों के साथ इंगेज होना और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाना इम्पोर्टेंट हो गया है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा फ्यूचर में डिजास्टर्स आएंगे, उनकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि जो वे फॉरवर्ड दिया गया है, जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, ये सारा कुछ वे फॉरवर्ड की ही तरह है, जो सजेशंस हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेट करके एक बेहतर पॉलिसी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, ताकि फ्यूचर में इस तरीके के डिजास्टर्स ना आए, एटलीस्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड ना हो। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।